हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की एजुकेशन, जिसके बारे में आप लोग और हम लोग काफी दिन बाद जुड़े हैं, है ना, बायोलॉजी की प्रिपरेशन या साइंस की प्रिपरेशन आप लोग की अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो आज से उसको हम लोग चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो काफी लंबे समय बाद हम लोग मिले हैं, क्योंकि थोड़ा सा चीजें ऐसी हो जाती हैं कई बार कि बहुत बार ऐसा होता है कि मन तो करता है लेकिन समय का अभाव होने की वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसके अंदर हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने आज तक चीजों को पढ़ा नहीं होगा, कोशिश करूंगा मैं उससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को आप लोगों के सामने बनाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए। जैसा कि अगर मैं पिछले कुछ लेक्चर्स की बात करूं तो हम लोग कुछ लेक्चर्स आप लोगों को बता चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर मैं सेल और बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी वाला पर जाकर के आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर या आप पिछले कुछ वीडियोस में जाएंगे तो आप लोग को वहां से हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बात किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में बात किया था। न्यूट्रिशन को भी मैं आप लोग के सामने बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं और डिजीज को भी मैं आप लोग के सामने बता चुका हूं। ठीक है, रोग करके एक चैप्टर। तो ये 4 वीडियोस हमारी पहले आ चुकी हैं। 5th वीडियो को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं और कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से इसको जानेंगे। ठीक है जी, चलिए तो देखते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा हृदय को लेकर के है, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो इंग्लिश क्लास होती है। आपको पूरा का पूरा कंटेंट मैं देता हूं, पूरी चीजें मैं लिखवाता हूं और कोशिश ये रहेगी बच्चा कि जो आप और हम पढ़ें वो पढ़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हों, जो एग्जामिनर पूछता है, जो एग्जामिनर सीखने, जो हमसे जिस तरीके के क्वेश्चन करता है, वो तमाम बातें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो हम लोग हार्ट का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और इसके अंदर तमाम बातें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये इस तरह का हमारा हार्ट होता है। कुछ लोग अजीबोगरीब हार्ट बना देते हैं, कुछ लोगों के अंदर देखा होगा कुछ इस तरह का हार्ट बना देते हैं और कुछ तो इतने कलाकार लोग होते हैं इसमें से एरो भी निकाल देते हैं, है ना। यहां इस तरह की बातें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम जो हमारा वास्तविक हार्ट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर इस तरह की भावनाएं कभी दिमाग में रही भी हो तो आज वो सारी भावनाएं हम आपके निकाल देंगे और आज की क्लास में किसी भी प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो सब कंफ्यूजन हम आपका दूर कर देंगे। ये हमारा एक वादा है आप लोगों से। और जो ये वहम किसी बच्चे को रहा होगा, क्योंकि ये हार्ट ये सिर्फ हमारा होता है, इसमें किसी का अधिकार नहीं होता, किसी का राइट नहीं होता, है ना। हम लोग थोड़े से कलाकार भी होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने हार्ट में किसी को रख लेते हैं। रखा कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं रखा जा सकता है। ये बेचारा बड़ा परेशान होता है, पूरे दिन ये पंपिंग करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और देखिए ना, ये बिल्कुल खून से लथपथ होता है। मतलब आपका जो चाहने वाला बंदा है या आपको किसी को जैसे आप चाहते हो, वो माँ बाप हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, हम उनको अपने हार्ट में यानी इतनी गंदी सी जगह में रखेंगे, खून से लथपथ जगह के अंदर रखेंगे हम लोग। ये भावनाएं दिमाग से निकालना स्टार्ट करो और कभी भी इस तरह की बातें दिमाग में लेके आने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हमारी बिल्कुल अलग होती हैं और जो भावनाएं होती हैं, जो हम फीलिंग्स शेयर करते हैं किसी के साथ विद अनदर पर्सन, तो वो होती हैं, वो सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर एक जो प्रेजेंट होता है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो उसकी फीलिंग्स होती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, तो इस तरह का हमारा हार्ट नहीं होता। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर ये हो जाता है, देखिए इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, इनको जोड़ दिया जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। चलिए, ये सब भावनाएं ऐसी हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका सिर्फ एक ही काम है, आपको जिंदा रखना। एक ऐसी मशीन है जो हमें जिंदा रखती है। अब सबसे पहला ही पॉइंट यहां पर ये आता है, ये पाया कहां जाता है, ये जो जिंदा रखने वाली मशीन है ये होती कहां है। सबसे पहला पॉइंट ये आया, ये बिल्कुल सेंटर में होता है और थोड़ा सा टिल्ट होता है किसकी तरफ, थोड़ा सा टिल्ट होता है हमारे लेफ्ट साइड की तरफ।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरे लेक्चर में मजा आने वाला है, और जब आप पूरा लेक्चर करके फ्री होंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि मैंने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा है। और अगर हार्ट से रिलेटेड, मैंने जैसे ब्लड से रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताई थी, हार्ट से रिलेटेड अगर चीजें आप लोगों के सामने आई हो तो आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों को। ठीक है बच्चा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। चलिए मैं हार्ट से रिलेटेड चीजें आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमसे अगर एग्जामिनर पूछे कि भैया इस हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है, यानी हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बाबू कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, अगर इसके अंदर बात की जाए वेट की, इसका भार कितना होता है, तो आप एक चीज देखेंगे, जो ह्यूमन हार्ट का जो भार होता है बच्चा, इसमें मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एक रेंज होती है। कितनी रेंज होती है? वो रेंज होती है 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक। 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक की रेंज होती है। 250 ग्राम से 350 ग्राम तक की रेंज होती है बच्चा, ये रेंज। इसके अंदर जो ये कम रेंज है, ये वेट है फीमेल के हार्ट का, और ज्यादा रेंज है, ये वेट है बच्चा मेल के हार्ट का। ठीक है, ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कहां लोकेट करता है। हमारा हार्ट लोकेट करता है एक कैविटी में, खांच बनी होती है इधर, जो बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल चेस्ट के इधर जो है बच्चा, थोड़ा सा हमारे लंग्स के अंदर एक खांच बनी होती है, कैविटी कहा जाता है उसे। और उस खांच को कहा जाता है, उसका भी नाम लिख देता हूं, कार्डियक नोस्ट हार्ट, हृदय की खांच आप लोग इस कैविटी को कह सकते हो। और जब इसी के अंदर हमारा हार्ट धंसा होता है, और हमारे हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है। देखिए बाबू एक बात समझिए, हमारी बॉडी के जितने भी, आप लोग चाहो तो इसको बाद में भी नोट कर सकते हो, आप लोग का काम है समझना। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है, चाहे ब्रेन की बात कर लीजिए, ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है, जिस लेयर को क्या कहा जाता है, मेनिंजेस कहा जाता है। लंग्स के ऊपर भी लेयर होती है, जिसे क्या कहा जाता है, पल्मनरी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, हमारी किडनी के ऊपर भी एक लेयर होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पेरिटोनियम कहा जाता है। तो सेम कंडीशन हमारे हार्ट के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को क्या कहा जाता है, उस परत को क्या कहा जाता है, उस परत को पेरिकार्डियम कहा जाता है। उस परत को क्या कहा जाता है बच्चा, पेरिकार्डियम कहा जाता है। और हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन ये 4 चैम्बर किसमें होते हैं? 4 चैम्बर बर्ड्स के अंदर होते हैं, 4 चैम्बर मैमल्स के अंदर होते हैं। बाकी जैसे रेप्टाइल्स की बात करें, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, चाहे रेप्टाइल्स की बात करें, चाहे जो ये है एम्फीबियंस की बात करें, मछलियों की बात करें, इनमें 4 चैम्बर नहीं पाए जाते, सबके अंदर अलग अलग होते हैं। तो जो हमारे 4 चैम्बर होते हैं, इन 4 चैम्बरों को हम इस तरीके से बांटेंगे कि लेफ्ट वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही सेम कंडीशन, जो 4 चैम्बर होते हैं उनको नाम दिया गया, एक को नाम दिया गया ऑट्रियम नाम दिया गया, या हम लोग कह सकते हैं इसे ऑरिकल भी कह सकते हैं, और एक को नाम दिया गया वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर है, तो उसमें से 2 ऑट्रियम हो गए और 2 वेंट्रिकल हो गए। मैं चलिए थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बाबू इधर ध्यान से समझिए, इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं, इनको 4 कोष्ठक कहा जाता है। 4 चैम्बर को 4 कोष्ठक कहा जाता है। ठीक है, 4 कोष्ठक कहा जाता है। अब मैं आपके सामने हूं,
मेरे पास भी 4 चैम्बर हैं। इधर वाले 2 चैम्बर मेरे हो गए लेफ्ट साइड और इधर वाले 2 चैम्बर हो गए राइट साइड। ठीक है जी। तो ये जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर है, इन चैम्बर को कहा जाता है लेफ्ट बाइस। आप ऐसे देख रहे हैं ना मेरे को, सामने तो ऐसे देख रहे हैं, तो ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया मेरा। तो यानी ये जो चैम्बर है बाबू, ये दोनों चैम्बर, ये लेफ्ट साइड होता है और ये जो दोनों चैम्बर है ये राइट साइड होता है। अब यहां पर जो नाम दिया गया है, जो ऊपर वाले चैम्बर को नाम दिया गया है ऑट्रियम या ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल। और नीचे वालों को नाम दिया गया है वेंट्रिकल। क्या नाम दिया गया है, वेंट्रिकल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ऑट्रियम कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 2 होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ऑट्रियम को हिंदी में कहा जाता है आलिंद। तो हमारे पास राइट ऑट्रियम होता है, दायां आलिंद होता है, और लेफ्ट ऑट्रियम होता है बायां आलिंद होता है, यानी दोनों तरफ। ठीक है। और हमारा हार्ट अंदर जो कार्डियक नोस हार्ट है बच्चा, अंदर की तरफ जो खाच है लीवर के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर, उसमें धसा हुआ होता है। इसलिए कहते हैं ना कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेकिन लेफ्ट साइड होता नहीं, वो होता बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन अंदर की तरफ लेफ्ट साइड वो टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। जो ऑट्रियम है, मैंने कहा 2 ऑट्रियम ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, एक लेफ्ट होता है और एक कैसा होता है, एक राइट होता है। एक लेफ्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया, और एक राइट होता है। तो यहां पर लेफ्ट ऑट्रियम की बात करते हैं बच्चा, दूसरा राइट ऑट्रियम की बात करते हैं। मैं इसमें कुछ समझाने के लिए मैंने इस चीज को थोड़ा सा रोका है आप लोगों को, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट आगे भी जा सकते थे। क्योंकि बच्चा जब आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग इतना बीपीएससी वाला परिवार पर इतना विश्वास करते हो, पीडब्ल्यू पर इतना विश्वास करते हो, तो हमारा काम है आपके विश्वास पर खरा उतरना। हमारा काम है आपके उस भाव को समझना जिस भाव के लिए आप हमारी क्लास में आते हो। ठीक है, जैसे बायां आलिंद है ये, और ये है दायां आलिंद। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इतनी गहराई की बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जो लेफ्ट ऑट्रियम होता है, देखिए दोनों का काम अलग है। ठीक है, अलग में, चलिए अलग है लेकिन कॉमन बना देते हैं। दोनों का काम है ब्लड को खींचना। दोनों का काम है किसको, ब्लड को खींचना, दोनों का काम है। अब लेफ्ट ऑट्रियम का काम क्या है, कैसे ब्लड को खींचा जाता है, और राइट ऑट्रियम का काम है ये कैसे ब्लड को खींचता है। जो लेफ्ट ऑट्रियम है, लेफ्ट ऑट्रियम है, इसके ब्लड को खींचता है कहां से, लंग्स से। और लंग्स से कैसे ब्लड को खींचता है, प्योर ब्लड को। फेफड़े से प्योर ब्लड को खींचता है, और जिस पाइप के थ्रू खींचता है उस पाइप का नाम भी मैं आगे लूंगा, या यहां लिख देता हूं। जिस पाइप के थ्रू इस तक पहुंचता है उस पाइप का नाम है पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है बच्चा, इसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। फिर वहीं अगर राइट ऑट्रियम की बात करें, तो राइट ऑट्रियम का काम क्या है, ये बॉडी से इम्प्योर ब्लड को खींचता है। और जिस पाइप के थ्रू यहां तक आता है उसका नाम है बच्चा वेना कावा, महाशिरा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो वर्ड है, एक बार पाइप दिखा देते तो मजा आ जाता। आगे आएंगे चीजें,
आगे बताऊंगा। तो लेफ्ट ऑट्रियम हो या राइट ऑट्रियम हो, ऑट्रियम की जब भी बात आएगी तो ब्लड को खींचने की बात आएगी, और लेफ्ट ऑट्रियम प्योर ब्लड को खींचता है, यानी प्योर ब्लड को बॉडी में एंटर कराने में हेल्प करता है, और ये क्या है बच्चा, ये इम्प्योर ब्लड को बॉडी से बाहर करता है। ठीक है जी, बॉडी से, जो बॉडी है हमारी, उससे इम्प्योर ब्लड सबसे पहले किस में आएगा, राइट ऑट्रियम में आता है। ठीक है, अब बात करते, चलिए ये बात हुई ऑट्रियम की, अब बात करते वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स को निलय भी कहा जाता है, वेंट्रिकल्स को निलय भी कहा जाता है। ये भी दो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये भी कितने होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, और ह्यूमन हार्ट बोथ वेंट्रिकल्स आर लोकेटेड लोअर साइड ऑफ द हार्ट। यानी ये जो चार चैम्बर हैं, इन चार चैम्बर में से जो नीचे चैम्बर हैं ये दो, यानी ये वेंट्रिकल के जो चैम्बर हैं बच्चा, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन सा पार्ट मैंने अभी बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकल बताया था, और ये कौन सा पार्ट बताया था बाबू, राइट वेंट्रिकल मैंने आपके सामने बताया था। तो राइट के अंदर और लेफ्ट के अंदर, बहुत सिंपल से प्रोसेस में मैं आपको समझा रहा हूं। अब बात वहीं आती है कि सर जैसे आपने ऑट्रियम का काम बताया, इनका भी काम बताइए, इनका क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए देखिए बच्चा, बिल्कुल आराम से देखते हैं। जो हमारी बॉडी में देखिए, मैं आपके सामने लिखता हूं। सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, और फिर करते हैं राइट वेंट्रिकल की बात। इधर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इनकी बात कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, वेंट्रिकल का काम है बच्चा बॉडी को प्योर ब्लड देने का, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बायां निलय, और ये हो जाता है दायां निलय। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करता है, बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करता है। और जब प्योर ब्लड सप्लाई करता है, किस पाइप के थ्रू करता है, ऑर्टा के थ्रू, जिसे महाधमनी कहा जाता है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन के अंदर कई कई सारी बातें लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने आपको ऑट्रियम वेंट्रिकल का फंक्शन ही बता दिया, और इस लेफ्ट राइट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये हार्ट से इंप्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसी चैम्बर से लंग्स में जाता है ब्लड, लास्ट चैम्बर यही है, लास्ट चैम्बर यही है, पहुंचाने का काम करता है। और पहुंचाता है किस पाइप के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है बच्चा, ये मैंने चारों चीजें आपको बताई हैं। दो वेंट्रिकल, दो ऑट्रियम, दोनों का फंक्शन, दोनों की चीजें बिल्कुल साफ साफ एकदम से क्लियर समझाने की कोशिश की, आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देखिए अब एक बात, छोटा सा पॉइंट मैं यहां डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो बच्चा, मैंने आपको कहा कि चार चैम्बर हैं, यही कहा। अब इनको चारों को कंपाइल कर रहा हूं, मैंने यही कहा। ये आपका लेफ्ट ऑट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट ऑट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। पहले लेफ्ट ऑट्रियम की बात करना एक बार। लेफ्ट ऑट्रियम का काम क्या था, लंग्स से प्योर ब्लड को लेकर आने का, यानी इसका मतलब ये, इसका ताल्लुक किससे है, प्योर ब्लड से है, प्योर ब्लड से है। मान लीजिए ये लंग्स है हमारे, मान के चलिए बच्चा, और यहां से प्योर ब्लड हमारी बॉडी में आता है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले ब्लड यहां आता है, और किस पाइप के थ्रू आता है, अभी मैंने नाम लिया, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि अभी पीछे मैंने समझाया था। अब उसके बाद फिर बात करें, अगर
पहले लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करो, बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करता है, यानी यहां इसका भी काम क्या है, ये हमारी पूरी बॉडी है, मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ये प्योर ब्लड सप्लाई करता है, प्योर ब्लड किसको सप्लाई करता है, ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई यही करता है। इसका मतलब एक बात तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट का जो पार्ट होता है उसका डायरेक्ट संबंध प्योर ब्लड से होता है, ठीक है, यानी जो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है इसका संबंध किससे है, हृदय से, सॉरी प्योर ब्लड से। बताइए ना कैसे चीजें समझ नहीं आएंगी, ये तो बताइए कैसे नहीं आएंगी चीजें। ठीक है जी। वहीं अगर राइट की बात करो, सबसे पहले चलिए राइट ऑट्रियम की बात करते हैं। राइट ऑट्रियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि बॉडी से इंप्योर ब्लड को खींचता है, ये बॉडी है और इस बॉडी से इंप्योर ब्लड को खींच रहा है, ये रहा जी, खींच लिया। किसके थ्रू खींच रहा है, इसको वेना कावा कहा है, वेना कावा, महाशिरा, और ये पाइप जो थी इसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ओर्टा कहा था, महाधमनी कहा था, ये मैं लिखना भूल गया था, वापस लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चा। आइए उसी बात पर आइए, बॉडी से इंप्योर ब्लड को सबसे पहले कौन खींचेगा, राइट ऑट्रियम खींचेगा। फिर हम लोगों ने अगर राइट वेंट्रिकल की बात की थी, तो राइट वेंट्रिकल की बात क्या थी, जो हार्ट को इंप्योर या हार्ट से इंप्योर ब्लड को लंग्स तक भेजता है, किसको, इंप्योर ब्लड को किस तक भेजता है, लंग्स तक भेजता है। तो यहां से बचा एक पाइप जाती है और वो इंप्योर ब्लड को लंग्स तक भेज देती है। तो इस पाइप को क्या कहा है हम लोगों ने, इस पाइप को कहा है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी से कहा है, फुफ्फुसीय धमनी से कहा है। इस पल्मोनरी वेन का मतलब है फुफ्फुसीय सिरा। होप सो आपको राइट और लेफ्ट का फंक्शन समझ आया होगा कि राइट का फंक्शन क्या है और लेफ्ट का फंक्शन क्या है। यानी आप इधर देखें तो ये राइट का जो पार्ट है, यानी राइट पार्ट ऑफ हार्ट जो है बच्चा, उसका डायरेक्ट संबंध किससे है, उसका डायरेक्ट संबंध है हमारे किससे, बताइए, इंप्योर ब्लड से, शाबाश, इंप्योर ब्लड से। आगे इन पाइप का इन सब का डिस्कशन करूंगा मैं, लेकिन आपको एक बार इस तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। तो लेफ्ट पार्ट का डायरेक्ट लिंक है किससे, प्योर ब्लड से, और राइट पार्ट का डायरेक्ट लिंक है किससे, इम्प्योर ब्लड से। ये चीजें आपके सामने हैं। कुछ कुछ पाइप के नाम भी मैंने लिखे हैं कि लंग्स से प्योर ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन लेकर के आता है, और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से होते होते वो पूरी बॉडी में चला जाता है, और किसके सहारे जाता है, ऑर्टा के सहारे, जिसे महाधमनी कहा जाता है। फिर हमारी बॉडी से ब्लड को खींचा भी तो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि एक बार प्योर ब्लड को भेज दिया तो वो वहीं उन्हीं सेल में घूमता रहेगा। सेल उसका यूज करती हैं और वापस भेज देती हैं इम्प्योर बना करके उस ब्लड को। और जब ब्लड इम्प्योर बन करके जाता है तो सबसे पहले कहां जाएगा, राइट ऑरिकल के अंदर जाएगा, और राइट ऑरिकल में कौन लेकर के जाती है, वेना कावा लेकर के जाती है, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से किस पाइप के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में चला जाए। तो लेफ्ट की बात आएगी, प्योर की बात आएगी, राइट की बात आएगी, इम्प्योर की बात आएगी। होप सो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, आप इसको पोज करके इसको बना सकते हो, इसको डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। हमारा कुछ हार्ट है वो इस प्रकार का होता है बच्चा। चलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी एक बुरी आदत है, क्योंकि मैं चीज़ों को कोशिश करता हूं बड़े अच्छे तरीके से समझाने की,
कुछ इस तरह का हमारा ह्यूमन हार्ट होता है बच्चा। ठीक है, ये 4 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे। एक चैम्बर, या पहले इधर से लेफ्ट से यहां से चलते हैं। एक चैम्बर यहां है बाबू, इसके अंदर वाल होती हैं। ये पहला चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, यहां भी एक वाल है, ये दोनों। ठीक है, और ये थर्ड चैम्बर है, और ये फोर्थ चैम्बर है। राइट और लेफ्ट का पार्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि जो राइट पार्ट है, राइट, वो इम्प्योर का है, और लेफ्ट पार्ट है किसका है, प्योर का है। ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑट्रियम, ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ये बायां बायां आलिंद और ये बायां निलय है ना। ये छोटी छोटी पाइप जो दिख रही हैं, ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन। अब याद करो, पल्मोनरी वेन का काम क्या था? पल्मोनरी वेन वो पाइप थी जो प्योर ब्लड को लेकर आ रही है लंग्स से हार्ट तक। पहले चैम्बर में ब्लड आता है, ठीक है बच्चा। फिर दूसरे में जाता है, दूसरे से ऑर्टा, इसे महाधमनी कहा जाता है। ये होता है हमारा महाधमनी, ऑर्टा जिसे आप लोगों ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है बच्चा। ऑर्टा लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब ब्लड आता है इम्प्योर की तरफ। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच्चा, ये पाइप जो दिख रही है आपको, ये वेना कावा है, वेना कावा महाशिरा, ठीक है। ये भी वही है, कोई अलग मत समझिएगा। ऐसे पाइप होती है, ये जो नीचे से, नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड को खींचती है, ये ऊपर की तरफ होती है तो ऊपर से ब्लड को ऑर्गन को खींचती है। बाकी वेना कावा ही होती है, कोई फर्क नहीं होता। इसको कहा गया है राइट ऑरिकल, और इसको कहा गया है राइट वेंट्रिकल। तो ये इम्प्योर का पार्ट है। अब यहां से इम्प्योर ब्लड जाता है, किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी, याद करो लिखवाया था, आर्टरी के थ्रू जाता है, फुफ्फुसीय सिरा के थ्रू जाता है। तो जो मैंने अभी यहां व्हाइट मार्कर लिखा है वो इम्प्योर पार्ट लिखा है, और येलो मार्कर जो लिखा वो प्योर पार्ट लिखा है। इस तरीके से भी इसको बाइफरगेट कर सकते हो, ठीक है बच्चा। एक एक बात, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, इसी कारण सारी चीजें कोशिश कर रहा हूं खुद से समझा दूं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलें। अब देखिए, हमारे हार्ट के अंदर सुना होगा ना, वाल्व होती हैं, और ये जो आपको हार्ट बीट सुनाई देती है ना, लब डब जो आवाज आती है, ये उन वाल्व के ओपन और क्लोज होने के कारण ही आती है। तो एक दो वाल्व होती हैं दोनों साइड, बड़ी जो वाल्व होती है, वैसे तो 4 वाल्व होती हैं, लेकिन जो बड़ी होती है, एक ये इधर राइट की तरफ, और ये एक इधर लेफ्ट की तरफ। ये जो वाल्व होती है बच्चा, ये इस तरीके से होती है, ये वाल्व इस तरीके, ये खुल जाती है बंद हो जाती, खुल जाती है बंद हो जाती, खुल जाती है बंद, ऐसे, ठीक है। इनको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। आगे इनका डिस्कशन होगा अभी, जब आप लोग को यह समझ आएगा कि हमारे हार्ट की साउंड कैसे बनती है, वो इन्हीं के कारण बनती है। जो हमारे हार्ट के हम कहते हैं ना, धक धक धड़कता है दिल, धक धक नहीं धड़कता, लपडब धड़कता है, आवाज आती है लप डब लप डब लप डब लप डब, ऐसे आवाज आती है, ठीक है। याद रखिए इस बात को। अच्छा, इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व इसे कहा जाता है। अच्छा, एक माइटल वाल्व सुनना होगा, या मिट्रल वाल्व, वो इसे ही कहा जाता है बच्चा, इसे ही कहा जाता है, बाइकस्पिड को ही। अब ये तो हुआ हार्ट के अंदर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाहर जब जाता है, हार्ट से प्योर ब्लड बाहर जा रहा है, इम्प्योर भी तो बाहर जा रहा है लंग्स की तरफ, है ना। प्योर ब्लड किसकी तरफ जा रहा है? बॉडी की तरफ जा रहा है।
इम्प्योर ब्लड किसकी तरफ जा रहा है? लंग्स की तरफ जा रहा है। अरे यही तो फंक्शन बताया था ऑरिकल और वेंट्रिकल का, और क्या बताया था अभी? तो ये जो एक वाल्व यहां होती है, इस वाल्व को कहा जाता है ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व। और एक वाल्व ये बिल्कुल छोटी सी वाल्व होती है, ये इस पल्मोनरी वेन के अंदर, इस वाल्व को कहा जाता है बच्चा पल्मोनरी वाल्व। इसको कहा जाता है पल्मोनरी वाल्व। आपके सामने है चीजें, कोशिश कर रखिए बहुत शानदार, बेहतरीन और सिंपल तरीके से समझाने की, तो आप इसको देख सकते हो। आप इसको देख सकते हो बच्चा। फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन, और राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी वेन क्या होता है, ऑर्टिक वाल्व क्या होती है, वेना कावा क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। ठीक है, यही बातें हमारे बॉडी में, जो हमारा हार्ट है ये रहा, यही बातें यहां बताई गई। इस तरह का होता है, आप देख रहे हो ये टू लेफ्ट लंग, ये आ गया, कहां से कहां आती है पल्मोनरी वेन, कहां से कहां आती है। ठीक है बच्चा, ये ऊपर लेफ्ट ऑट्रियम हो गया, लेफ्ट नीचे राइट वेंट्रिकल हो गया, यहां से ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ऊपर राइट ऑरिकल हो गया। ठीक है बच्चा, इस फिगर के अंदर वाल्व शो नहीं हो रखी, अदरवाइज सब कुछ आपके सामने है। और ये मैंने ऑलरेडी बना भी दिया, ये मैंने ऑलरेडी कहा है आपके सामने, शो भी कर दिया बच्चा, बना भी दिया है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चा, दो चीजें आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड तो सुना ही था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दो चीजें आई थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। तो बात करेंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है। देखिए नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, शुद्ध रक्त, या इसको आप हिंदी में लिख सकते हो ऑक्सीजन युक्त रक्त। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कब होता है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दिया जाता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड दैट ब्लड इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, किसकी? ऑक्सीजन की, तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया जाता है। इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कहा जाता है। हमारा ब्लड जब तक प्योर नहीं माना जाता, कुछ लोग कहते हैं कि सर प्योर ब्लड जो है वो किडनी कर देती है, किडनी सिर्फ फिल्टर करने का काम करती है। प्योर ब्लड कब वो माना जाता है? प्योर ब्लड माना जाता है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाए, तो इसे कहा जाता है बाबू क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे कहा जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक कौन लेकर के आता है? पल्मोनरी वेन, है ना, देख सकते हो इसे पल्मोनरी वेन के सहारे लंग्स से हार्ट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चा, पल्मोनरी वेन के सहारे लंग्स से कहां तक? हार्ट तक पहुंचाया जाता है, आपके सामने। इसके बाद बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उल्टा हो गया, कैसा? इम्प्योर ब्लड। कैसा हो गया? इम्प्योर ब्लड हो गया, यानी अशुद्ध रक्त हो गया। कैसा रक्त हो गया? अशुद्ध हो गया। अब अशुद्ध रक्त के अंदर क्या होता है? अनऑक्सीजन यानी ऐसा रक्त
जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया जाता है। जिसमें कमी हो जाए, जिसमें कमी हो जाएगी उसको क्या बोला जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहा जाएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इज कॉल्ड ब्लड इन विच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यही कहा मैंने अभी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाए? लेस हो जाए, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसे इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया जाएगा। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी। होप सो आप लोगों को यह बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद बात करते हैं बच्चा, देखिए वैसे वर्ड आता है आर्टरी। मैं थोड़ा सा इस बात को मैंने क्यों आपको समझाने की कोशिश की है बाबू, जो आर्टरी होती है, आर्टरी का काम अलग होता है, लेकिन जब आर्टरी जुड़ जाती है पल्मोनरी वर्ड के साथ तो उसका काम उल्टा हो जाता है। देखिए जैसे मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आर्टरी का काम जो है वो हार्ट से बॉडी तक प्योर ब्लड को कैरी करना है, प्योर ब्लड को कैरी करना है, यह आर्टरी का काम है। आर्टरी को हिंदी में कहा जाता है धमनी, यह धमनी का काम है। लेकिन जब बात आएगी पल्मोनरी वर्ड की, किसकी बात आएगी? पल्मोनरी वर्ड। तो पल्मोनरी वर्ड जैसे ही, पल्मोनरी मतलब फुफ्फुसीय शब्द जैसे ही जुड़ता है तो इसका फंक्शन उल्टा हो जाता है। जी हां, फिर ये प्योर ब्लड को कैरी नहीं करती, फिर ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ठीक है बच्चा, ये चीज आपके सामने लिख रहा हूं। ये जो है जब पल्मोनरी आर्टरी नाम आ जाएगा तो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। प्योर ब्लड को कैरी कब करती है? प्योर ब्लड को सिर्फ आर्टरी कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वर्ड आ जाएगा तो किसको कैरी करेगी? इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। पल्मोनरी आ जाएगा तो किसको कैरी करेगी? इम्प्योर को कैरी करेगी। ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, यही बातें लिखी हुई हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स that the carry oxygenated blood away from heart to rest of the body. The wall of thick and able to withstand the high blood pressure pumped out the outside the heart. अब यहां पर देखिए, अगर वही वेन की बात करूं तो वेन का काम क्या है? वेन को हिंदी में शिरा कहा जाता है। शिरा का काम है बच्चा, वेन मतलब शिरा। शिरा का काम क्या है? शिरा का काम है इम्प्योर ब्लड को कैरी करना, इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। कैसे इम्प्योर ब्लड को कैरी करना? ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन हार्ट, यानी हृदय तक, जो बॉडी से हृदय। लेकिन इसमें के अंदर भी ऑपोजिट है। जब वर्ड आएगी यानी बात आएगा बच्चा किसके बारे में? पल्मोनरी वेन के बारे में, फुफ्फुसीय सिरा के बारे में अगर बात हो रही होगी तो बच्चा इसका काम, फिर देखिए नाम से ही क्लियर है बच्चा, नाम के अंदर ही बदलाव आ जाएगा। बाकी और बॉडी में किसी भी वेन की बात कर लीजिएगा, जैसे कैलियक वेन की बात कर लीजिए, मेजेंटिक की बात कर लीजिए, हेपेटिक की बात कर लीजिए, रीनल की बात कर लीजिए। अब आप सोच रहे कौन सी होती है सर? ये बना दूंगा, अभी टेंशन ना लो, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन का बना दूंगा। लेकिन यहां अगर पल्मोनरी शब्द आ जाएगा तो आप एक बात समझ के चलिएगा कि इसका फंक्शन प्योर ब्लड का हो जाएगा। और प्योर ब्लड ये कहां से कहां देती है? ये प्योर ब्लड पहुंचाने का काम करती है लंग्स से हार्ट तक।
ठीक है बच्चा, लंग से हार्ट तक ये प्योर ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। कौन कार्य करती है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, कौन काम करती है बच्चा? पल्मोनरी वेन काम करती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी में मिलने वाली जितने भी वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन, कहां मिलती है, क्या मिलती है, वो एक फिगर के थ्रू कोशिश करूंगा समझाने की, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखिए बच्चा, हमारा जो हार्ट है कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा अज्यूम कर रहा हूं, तो हंसिएगा नहीं, कभी आप लोग हंसने लग जाओ, सर ये क्या बना दिया आपने। ये इधर लिखा है मैंने, ये इधर लिखा है बच्चा, ये वेना कावा है, सॉरी ये ऑर्टा है। तो क्या कहा आप लोगों ने? महाधमनी कहा है। थोड़ा सा बता दूं तो, ठीक है जी, लिख दे रहा हूं, डर क्यों रहे हो? ये लो, ये है हमारा हार्ट, ये है ब्रेन, ये है लंग्स, ये है स्टमक, आमाशय, ये है लीवर, ये है इंटेस्टाइन, आंत, दोनों आंत मान सकते हो, और ये है बच्चा किडनी। महाधमनी निकलती है, लेकिन महाधमनी निकलने के साथ साथ वो महाधमनी छोटी सी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। अगर कोई ये पूछे, और आजकल यही पूछता है एग्जामिनर, कि हमारे स्टमक तक प्योर ब्लड को कौन सी आर्टरी कैरी करती है, या कौन सी पाइप कैरी करती है, कौन सा वेसल कैरी करता है, ये पूछता है आजकल। तो इसका जो नाम है वो क्या है? इसका नाम होता है कैलियक या सेलियक आर्टरी। कैलियक बोल दो या सेलियक आर्टरी बोल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चा, ये आज एडवांस क्वेश्चन ये पूछता है हमसे एग्जामिनर, तो इसी कारण ये बता रहा हूं मैं आपको। इसको कैलियक आर्टरी कहा जाता है। लीवर तक जो लेकर के जाती है इसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है। कौन सी आर्टरी कहा जाता है? हेपेटिक आर्टरी इसे कहा जाता है। इंटेस्टाइन तक जो लेकर के जाती है उसे मेजेंट्रिक आर्टरी कहा जाता है। किडनी तक जो लेकर जाती है उसे रीनल आर्टरी कहा जाता है। और आर्टरी जहां जुड़ जाएगा, समझ लीजिएगा प्योर ब्लड की बात हो जाएगी। तो ये पूरा पोर्शन येलो जो मार्कर में दिख रहा है वो आपको प्योर ब्लड का दिख रहा है। अब मैं अगर यहां पर दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं, ये मार्कर यूज कर रहा हूं इस कलर का, ठीक है बच्चा, तो याद रखिए मैं ये इस कलर का मतलब यहां इम्प्योर ब्लड की बात कर रहा हूं।
ये मैंने बात की है आपके सामने इम्प्योर ब्लड की, ठीक है बच्चा, इम्प्योर ब्लड की मैंने बात की। ये लीजिए, अब इसके अंदर अगर बात की जाए बच्चा, तो इधर क्या होंगी, वेन होंगी। इस वेन का नाम हो गया रीनल वेन, रीनल शिरा हो गया। अब देखिए, इंटेस्टाइन से कभी भी इंप्योर ब्लड, रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इंटेस्टाइन से कभी भी इंप्योर ब्लड कहां नहीं जाता, डायरेक्ट इस पाइप में नहीं जाता। और कौन सी पाइप थी, थोड़ी देर पहले याद करो, मैंने आपको बताया था इस तरह का जब स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा और बताया था कि ये जो पाइप है, जो ये नीचे से इंप्योर ब्लड को लेकर आ रही है, ऊपर से लेकर आ रही है, तो इसको नाम क्या दिया था हम लोगों ने, वेना कावा। तो इस बात से भी एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे कि इंप्योर ब्लड, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका इंप्योर ब्लड डायरेक्ट वेना कावा में नहीं जाता है। तो याद रखिएगा, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो छोटी आंत में नहीं जाता, और इसका नाम क्या होता है बच्चा, इसका नाम होता है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। इसका जो इंप्योर ब्लड है वो कहां जाता है, इसका इंप्योर ब्लड लीवर में जाता है, इसका इंप्योर ब्लड लीवर में जाता है बच्चा। इसलिए आंत की होने वाली बीमारी जब भी पैदा होती है, सबसे पहले लीवर डैमेज हो जाता है हमारा। सबसे पहले जो डैमेज होता है वो क्या डैमेज होता है, लीवर डैमेज होता है, ये रीजन होता है, ठीक है। इसके बाद लीवर से जो लेकर के आती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हेपेटिक, हेपेटिक वेन इसका नाम है बच्चा। और जो स्टमक से लेकर आती है उसका नाम वही है, केलियक आर्टरी, ठीक है बच्चा। और ये पूरी पाइप, ये वेना कावा हो गई, महाशिरा हो गई, महाशिरा हो गई। ब्रेन से डायरेक्ट वेना कावा आती है, ब्रेन के अंदर डायरेक्ट ऑर्टा जाती है, यानी ये भी क्या है, कौन सी है, ऑर्टा ही है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो ब्लड जाता है वो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में जाता है, मान लीजिए अगर ये पूछा जाए कि जो सबसे पहले ब्लड जाता है वो किस ऑर्गन के अंदर जाता है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले ब्लड जो जाता है वो हमारा ब्रेन में जाता है, सेकंड नंबर स्टमक में जाता है, थर्ड नंबर लीवर में जाता है, फोर्थ नंबर इंटेस्टाइन में जाता है, और फिफ्थ नंबर किडनी में जाता है। इससे सिंपल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट और बताया था बाबू, क्या, कि जो हमारी लंग्स से प्योर ब्लड लेकर के आती है, लंग्स से कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड लेकर के आती है, उस पाइप का नाम क्या बताया था, पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी वेन। सिर्फ ये एक वेन होती है, बाकी सब आर्टरी होती है, सिर्फ एक वेन होती है, बाकी सब क्या होती है, आर्टरी होती है। और यहां अगर बात की जाए तो यहां क्या था बच्चा, इसको क्या कहा था हम लोगों ने, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी कहा था। अब पूछने दो एग्जामिनर को, अब खुला चैलेंज करते, आओ चेक करो, बताओ, पूछो क्या पूछ सकते हो। अब नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चंस को, अब नहीं छोड़ेंगे हम क्वेश्चंस को। आप आराम से इसको पोज करके इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैंने आपको पूरा पोर्शन मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से आर्टरी जाती हैं और किस प्रकार से वेन जाती हैं, कैसे कैरी होती हैं, कैसे क्या है, पूरा डिटेल मैंने आपको दिया भी है और मैं बताने भी लग रहा हूं, कंप्लीट डिटेल आप लोगों के सामने। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर एक लेयर तो है ही, जिसे पेरिकार्डियम कहा है, लेकिन उस लेयर के नीचे दो लेयर और हैं, हम इनको वाल्व भी कहते हैं। तो तीन से बना है, सबसे ऊपर पेरिकार्डियम, उससे नीचे मायोकार्डियम और उससे नीचे एंडोकार्डियम। आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो सबसे ऊपर है, मान लीजिए या ऐसे नहीं, ऐसे ही मान लीजिए, सबसे ऊपर जो है बच्चा वो है हमारी पेरिकार्डियम, उसके बीच में है
हमारी मायोकार्डियम और उसके भी बीच में है बच्चा हमारी एंडोकार्डियम। देखिए इसको और तरीके से लिख देता हूं, ये हो गया पेरिकार्डियम, ये हो गया मायोकार्डियम, और ये हो गया एंडोकार्डियम। ठीक है बच्चा, हमारी जो ये 3 वाल्व होती हैं, इन वाल्व में एक लिक्विड भरा होता है। इसी लिक्विड की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमारा हार्ट इस प्रकार से धड़कता है, लप डब लप डब लप डब। कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो है रिलैक्सेशन करता है, संकुचन अनुशीतलन, खींचना छोड़ना, इसी कारण करता है। अगर ये वाल्व बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए, मान लीजिए ये लिक्विड खत्म हो जाए, तो ये बहुत हार्ड हो जाती हैं, ये बहुत मोटी हो जाती हैं, और एक ऐसी बीमारी को हाइपर कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी बोल दिया जाता है। हाइपर कार्डियोमायोपैथी, जब हार्ट की वाल जो है वो मोटी हो जाती है। ठीक है बच्चा, मैं लिख दे रहा हूं, हृदय की वाल जब मोटी हो जाती हैं तो एक रोग बनता है। इस रोग का नाम है बाबू हाइपर कार्डियो मायोपैथी। हाइपर कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, मैंने कहा है कि इनके बीच में एक द्रव है, और उस द्रव को क्या कहा है आप लोगों ने? पेरिकार्डियम लिक्विड। तो पता चला कि इस लिक्विड का होना क्यों जरूरी है। पेरिकार्डियम फ्लूइड भी आप लोग लिख सकते हो। द्रव्य भी आप लिख सकते हो। पता चला इसका होना क्यों जरूरी है। तो ये 3 वाल्व होती हैं, सॉरी 3 चीजें होती हैं बच्चा, मैंने आपके सामने लिखा है, आराम से इसको देख लीजिए। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कहां कहां होती हैं ये भी पूरा एक्सप्लेन किया है अलग अलग मार्कर से। देखिए कंफ्यूजन हो गया तो मेरा कोई फायदा नहीं है आपकी क्लास में यहां पर आने का, है ना। फिर एक और आर्टरी होती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी आ गई? हाँ बताता हूं अभी। एक बात बताइए, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन को ब्लड की जरूरत है, तो क्या हार्ट को ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? हार्ट को भी तो होगी ना। तो उसके ऊपर देखिए, मैं थोड़ा सा एक फिगर वैसे बना रहा हूं, इस प्रकार से है बच्चा, है ना, इस प्रकार से। इसको भी ब्लड का नीड है, इसके पास भी ऐसे ब्लड का नीड है, इसके ऊपर भी ऐसे जाल बिछा हुआ है। जब हर ऑर्गन को ये ब्लड दे रहा है, आप सोच के देखो, क्या ये नहीं बनना है क्या कोशिकाओं से? कार्डियक सेल से हमारा हार्ट नहीं बनना है, और अगर कार्डियक सेल से हमारा हार्ट नहीं बनना है या बनना है, तो क्या इसको नीड नहीं है क्या ब्लड की? तो हार्ट को ही जो ब्लड देती है उस आर्टरी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। और बच्चा जब इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है ना, जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं लोग तो इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसे कह दिया जाता है क्या? इथीरियोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी कह दी जाती है, हार्ट अटैक नाम की बीमारी कह दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी में क्या लिख सकते हैं कि जो ब्लड, यानी एक ऐसी मसल है बच्चा जो ब्लड पंप में हेल्प करती है।
जब ब्लड पंप में हेल्प करती है बच्चा, इसको क्या कहा गया है? कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को भी ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। द हार्ट इज अ मसल, एक प्रकार का मसल है। द पंप ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, ब्लड कंटेन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। इसी क्योंकि ब्लड को भी तो हार्ट को भी तो चाहिए ना न्यूट्रिशन, हार्ट को भी चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ये भी कोशिकाओं से बना है, कार्डियक सेल से बना है, कार्डियक कोशिकाओं से निर्मित है। इसी कारण हमारे पास क्या आ जाता है? कोरोनरी आर्टरी हमारा यहां पर नाम आ जाता है। ठीक है बच्चा, क्या नाम आ जाता है? कोरोनरी आर्टरी हमारा नाम आ जाता है। अब एक सुना है बच्चा, एक डिजीज आता है एंजीना, चेस्ट पेन करके एक डिजीज आता है, अक्सर देखा है। एंजीना मतलब नॉर्मल लोगों में अक्सर होता रहता है, लोग कहते हैं ये गैस का दर्द है, ये इस प्रकार का दर्द है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जब कोरोनरी आर्टरी में अच्छे से उसको न्यूट्रिशन ना मिल पाए, कहीं ना कहीं पार्शियल ब्लॉकेज होने लग जाए, तो उस रोग को क्या कह दिया जाता है? एंजीना कह दिया जाता है, या चेस्ट पेन कह दिया जाता है। होप सो ये बात आप लोग को समझ आई होगी। चलिए देखते हैं। इफ देयर इज पार्शियल ब्लॉकेज, मतलब प्रॉपर ब्लॉकेज नहीं कि 100% ब्लॉकेज हो गया ना, पार्शियल ब्लॉकेज हो जाए किसके अंदर? कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी मैंने बता दिया इसका काम क्या है। इसका काम है हार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का, तभी वो मसल्स की जो ऐसे पंप करेंगी, तभी हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पहुंचा पाएगा हमारी पूरे शरीर तक। ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, अच्छा खाना नहीं खाना, अच्छी तरह से नींद नहीं लेना, अच्छी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाना, कोई भी कारण हो सकता है, तो हमारे चेस्ट के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे चेस्ट के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब चेस्ट के अंदर पेन होना स्टार्ट होता है किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है, तो उसे ही क्या कह दिया जाता है बच्चा? एंजीना कह दिया जाता है। याद रखेंगे? हाँ, याद रखेंगे ना, उसे ही क्या कह दिया जाता है? एंजीना कह दिया जाता है। अब अगर थोड़ा सा मैं आगे चलूं तो एक और डिजीज आती है। एक सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है। मैं आगे डिजीज का और भी डिजीज का डिस्कशन करूंगा, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम है, हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है। फिर आप कहें सर ये यहां क्यों डिस्कशन किया आपने, फिर ये वहीं डिस्कशन करते? नहीं बाबू, ये मैं कोरोनरी आर्टरी पढ़ाया था मैंने, इस वजह से कोरोनरी आर्टरी पढ़ाया, तो इसका डिस्कशन मैंने इस वजह से आपके सामने कर दिया। ठीक है बच्चा। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहां पर बात की गई है। तो वही पुरानी आदत है, क्योंकि इसको भी मैं अलग से एक छोटे से पार्ट में भी आपको समझा रहा हूं। फिर एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। ये कैसे होते हैं? हार्ट बीट या हार्ट साइकिल कैसे होती है, थोड़ा सा इधर आएंगे और मैं दोनों सिस्टम को आपको अलग से बना के दिखा देता हूं। पूरे सिस्टम को बना के दिखा देता हूं, किस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किस प्रकार से पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी का मतलब क्या है बच्चा? फुफ्फुसीय। और फुफ्फुसीय वर्ड कहां कब आता है? जब लंग्स की बात आने लग जाए। जब किसकी बात आने लग जाए? लंग्स की बात आने लग जाए, तो समझ लीजिएगा हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। लंग्स जो है बच्चा, फेफड़े, फेफड़े, फेफड़े से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, येलो का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी प्योर पार्ट। येलो मार्कर का मतलब है बच्चा प्योर ब्लड की मैं बात कर रहा हूं, शुद्ध रक्त की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर शुद्ध रक्त की बात की जाए, तो सबसे पहले शुद्ध रक्त कहां जाता है? कौन लेकर कहां जाता है हमारे हार्ट में? बताइए सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ, शाबाश, ऑट्रियम है, वेरी गुड। कौन सा प्योर पार्ट किस में? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर जाता है, लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर जाता है बच्चा। इसको क्या कहा गया था? बाया आलिंद इसे कहा गया था। ठीक है बच्चा, क्या कहा गया था? बाया आलिंद। अब इस बाएं आलिंद से कहां जाता है?
लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यानी बायां निलय में जाता है। बाएं निलय से कहां जाता है? ऑर्टा में जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, काहे नाराज हो रहे हो? महाधमनी में जाता है। महाधमनी से किस में जाता है? आर्टरी में जाता है, शिरा में जाता है। अभी शिरा बांटी थी ना हम लोगों अलग अलग। लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, एक पाइप लिखना भूल गया मैं, क्योंकि उस पाइप का भी नाम लिख देंगे तो थोड़ा सा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। पल्मोनरी वेन, तो इसी के सहारे तो आता है फुफ्फुसीय शिरा, इसी के सहारे आता है। और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑट्रियम या ऑरिकल बोल दो, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टा और शिरा। और शिरा से भी आगे चल के ना कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। कैपिलरीज, केशिकाएं, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। और बाबू कैपिलरीज के बाद वो पहुंचता है कहां पर? सेल के पास पहुंचता है, कोशिका के पास पहुंचता है। आपको क्या लगा कि हमारा ब्लड डायरेक्ट हार्ट से निकला और डायरेक्ट सेल के पास पहुंच गया? ऐसा लगा ना, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं पहुंचता। सबसे पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड चलता है कहां से? लंग्स से, पल्मोनरी वेन के सहारे लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जाता है, ऑर्टा से आर्टरी। ऑर्टा जब आगे चल के डिवाइड होता है छोटी छोटी आर्टरी में, और वो आर्टरी भी आगे चल के डिवाइड होती है कैपिलरीज में। आप कहेंगे सर आर्टरी, आर्टरी दिखती हैं हमें अपने हाथों में, लेकिन कैपिलरीज इतनी बारीक होती हैं, एक एक कोशिका तक ब्लड को लेकर के जाती, तभी तो सेल तक पहुंच गया। अब इसको जो वापस लेकर के आएगी तो भी कैपिलरी ही लेकर के आएगी, क्योंकि कैपिलरीज का ही आकार इतना छोटा होता है, कैपिलरीज का ही आकार भैया इतना छोटा होता है कि वो क्या कर सकती है? वो सेल से ब्लड को वापस कैरी कर सकती है, बाकी और पाइप नहीं कर सकती। ठीक है। और यहां से किस में आता है? वेन के अंदर आता है। वेन को क्या कहा बच्चा आप लोगों ने? सिरा कहा है वेन को। और वेन से किस में आता है? वेन से आता है वेना कावा के अंदर, वेना कावा यानी महाशिरा के अंदर आता है। और याद करो महाशिरा के अंदर, महाशिरा से यानी इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में किधर आया था? लेफ्ट साइड या राइट साइड? ऑब्वियसली राइट साइड आया था। और सबसे पहले कहां था? ऊपर वाले चैम्बर में, यानी राइट ऑट्रियम। दायां आलिंद, और दाएं आलिंद से राइट वेंट्रिकल, यानी दायां निलय, फिर एक पाइप जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लो भैया, आपकी पूरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने समझा दिया है। एक और छोटे से बात से समझ लो। चलो चलो चलो, आओ आओ, गुस्सा मत करो, आओ वापस आओ। मैंने क्या कहा था? ये 4 चैम्बर हैं, यही कहा था 4 चैम्बर हैं। ये मान लीजिए लंग्स हैं, ओके। यहां से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, पीवी लिख दिया है। ये कौन सा चैम्बर हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये कौन सा हो गया? लेफ्ट ऑरिकल हो गया ऊपर वाला। नीचे कौन सा हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यहां से ये ऑर्टा है, ऑर्टा आगे चल के छोटी 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 छोटी, अरे भैया और छोटी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। और ये आर्टरी आगे चल के किस में? बहुत पतली 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 पतली, अरे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, बहुत पतली पतली। और कहां तक पहुंचती है? एक एक सेल तक पहुंचा जाता है इसके द्वारा, एक एक
सेल तक। अब सेल से वापस आती है, ये आ गई, इसके अंदर ये मैंने प्योर ब्लड लिखा, अब मैं इम्प्योर ब्लड, छोटी छोटी कैपिलरीज फिर से आती हैं, क्योंकि हर कोशिका से लेकर आती है ना, और ये छोटी छोटी कैपिलरीज आगे चल के किस में डिवाइड हो जाती हैं, ये है, ये कैपिलरी हो गई, कैपिलरीज, ओके। फिर ये क्या होगी बच्चा, वेन हो गई, और वेन आगे चल के किस में मिलती है, वेना कावा के अंदर। और वेना कावा में ब्लड कहां जाता है, पहले राइट ऑरिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर यहां से एक पाइप के थ्रू कहां चला जाता है, वो पाइप कौन सी है, राइट आर्टरी। ये लो भैया, एक तरीके से और समझा दिया। आपको कोशिश ये की है कि इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कोई कंफ्यूजन ही ना हो। अब अगर एग्जामिनर फंक्शन से संबंधित कुछ पूछता है, कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट दे करके, कहां से कहां ब्लड कैरी होता है, कौन ब्लड को कैरी करता है, ओर्टा का काम क्या है, आर्टरी का काम क्या है, वेना कावा का काम क्या है, इस तरीके से आपको मैंने पूरा सिस्टम बता दिया है, किस तरीके से आपकी बॉडी में ब्लड कैरी करता है, कैसे कैसे ब्लड पहुंचता है, किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से जाता है। अब तो गुस्सा नहीं करोगे, हाँ आइए जी, शाबाश, ये लीजिए। चलिए अब आगे, ये मैंने आपको पूरा फंक्शन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। आप इसको आराम से पोज करके इसको आराम से नोट कर सकते हो अगर चाहो तो। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चा, वैसे तो आपको मैंने 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश की है, पूरा फंक्शन आपको आपके हार्ट का समझ आएगा। अब बात करते हैं बच्चा हार्ट बीट की। जो हमारी हार्ट बीट होती है, मैंने कहा था ब्लड को खींचा जाता है और ब्लड को छोड़ा जाता है, लप डब ऐसे ब्लड को खींचा जाता है और ब्लड को छोड़ा जाता है। तो जो खींचने का प्रोसेस होता है इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, और इसे कहा जाता है एक को रिलैक्सेशन, अनुस्थीलन। यहां ब्लड को खींचने की बात आएगी, और यहां ब्लड को छोड़ने की बात आएगी। देखिए हमारी बॉडी में अगर ब्लड को खींचने की बात करें तो ब्लड को 2 तरीके से खींचा जाता है। एक तो हमारा हार्ट लंग्स से प्योर ब्लड को खींचता है, और पूरी बॉडी से इंप्योर ब्लड को भी तो हार्ट ही खींचता है, और दोनों खींचने का काम एक ही बार में होगा, जिसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। फिर अगर ब्लड को छोड़ने की बात पर आए, आराम से सुनो समझ में आएगा पूरा, ब्लड को छोड़ने की बात आए तो हमारा हार्ट प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में छोड़ता है, प्योर ब्लड को। लेकिन वही इंप्योर ब्लड की बात आए तो हमारा हार्ट इंप्योर ब्लड को लंग्स की तरफ छोड़ देता है। प्योर ब्लड खींचा भी जाता है और छोड़ा भी जाता है। प्योर ब्लड खींचने की बात आएगी तो लंग्स से हार्ट की तरफ प्योर ब्लड खींचा गया, और इंप्योर ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ खींचा गया। यानी ये दोनों हार्ट की तरफ खींचने की बात है। कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट की तरफ बातें आएंगी, और जब हार्ट से ऑपोजिट आएंगे, हार्ट छोड़ रहा है चीजों को, तो इसको रिलैक्सेशन कहा जाता है। जैसे रिलैक्सेशन में क्या लिखेंगे, जब ब्लड को छोड़ा गया तो ब्लड को 2 तरीके से छोड़ा गया, एक तो पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को छोड़ दिया गया, और एक बॉडी से बाहर लंग्स की तरफ ब्लड को छोड़ दिया गया। तो 2 तरीके से, तो खींचने को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, और छोड़ने को कहा जाता है क्या, रिलैक्सेशन। और बच्चा इन दोनों की बात अगर की जाए तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों को मैं मिला देता हूं, क्या कर देता हूं, इन दोनों को मैं मिला देता हूं, तो अगर इन दोनों को मिलाने की बात आए तो समझ लीजिएगा हमारे पास क्या आ जाता है। एक सेकेंड भैया, कहां जा रहे हो, आपको जाना नहीं है कहीं भी।
आपको यहीं रहना है हमारे पास ही। हमारा मन कैसे लगेगा आपके बिना? लीजिए अच्छा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बाबू बस इसी को हार्ट बीट बोल दिया जाता है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसी को क्या बोल दिया जाता है? हार्ट बीट बोल दिया जाता है। ठीक है, अब सुनिए बात ध्यान से। द मोमेंट ऑफ ब्लड लंग्स टू लंग्स अगेन, यानी लंग्स से वापस लंग्स तक आ जाए। लंग्स से लंग्स तक कब तक आएगा? लंग्स से प्योर ब्लड गया है और वापस फिर हार्ट से इम्प्योर ब्लड वापस आया है, तो इसको एक कार्डियक साइकिल नाम दिया जाता है। और कार्डियक साइकिल जो है इसे ही हार्ट बीट बोल दिया जाता है। यानी मैंने बड़े सिंपल शब्दों में लिख दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जोड़ दो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए एक हार्ट बीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, हार्ट बीट होती कितनी है 1 मिनट में? पर मिनट हार्ट बीट। ये जो खींचने और छोड़ने का प्रोसेस, खींचने छोड़ने, खींचने छोड़ने, इन दोनों खींचा गया छोड़ा गया, इस पूरे प्रोसेस को एक हार्ट बीट कहा है। तो 1 मिनट में ये कितनी बार होता है? आप लोगों ने सुना है ये बाबू 70 से 75 बार होता है। फीमेल के अंदर हार्ट का वेट छोटा होता है, हार्ट छोटा होता है, इसलिए फीमेल के अंदर हार्ट बीट ज्यादा होती है। मेल के हार्ट का आकार जो है बड़ा होता है, इसलिए मेल के अंदर हार्ट बीट कम होती है, क्योंकि जब छोटा हार्ट होगा तो पंप ज्यादा करेगा, बड़ा होगा तो पंप कम करता है। इसी वजह से देखा होगा आप लोगों ने, जब तक एक इंसान में हार्ट का डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं होता, यानी 6 से 12 साल के बीच में जब पूर्ण रूप से नहीं होता बच्चा, तब तक एक इंसान का जो हार्ट बीट, एक छोटे बच्चे का हार्ट बीट है, वो एक अडल्ट की तुलना में तेज धड़कता है। सुना होगा ना? लेकिन जब इन दोनों को ऑन एन एवरेज मापा गया, तब 72 टाइम पर मिनट हमारे सामने आंसर आता है। 72 टाइम पर मिनट हमारे सामने इसका आंसर आता है, किसका? हार्ट बीट का। अब छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं इससे। क्या क्या निकलते हैं कि भैया हार्ट बीट को, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं। मैं बात कर रहा हूं हार्ट बीट की, सिर्फ हार्ट बीट की, और मैंने आपको बता ही दिया कि हार्ट बीट किस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मिला दे तो हमारी एक हार्ट बीट बन जाती है। अब देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन निकालेंगे। हार्ट बीट को अगर आपसे पूछे कि कंट्रोलिंग एलिमेंट नियंत्रण करने वाला तत्व अगर पूछा जाए, तो आप बताएंगे कि एक सोडियम है और एक पोटेशियम है। दोनों नमक के अंदर पाए जाते हैं। नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में पोटेशियम। ये दोनों जब होते हैं तो हमारा हार्ट बीट आराम से, बड़ा सिंपल तरीके से रेगुलेट कर जाता है। फिर अगर पूछा जाए इस हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन, कंट्रोलिंग ऑर्गन यानी कंट्रोल करने वाला अंग पूछ लिया जाए, ऑर्गन पूछ लिया जाए, तो इसको कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? तो इसको कंट्रोल करने वाला ऑर्गन होता है हमारे ब्रेन के अंदर, आप लोगों ने मेडुला ऑब्लंगेटा का नाम सुना होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन का पार्ट है। इसी से हमारी हार्ट बीट तक सिग्नल पहुंचते हैं। हमारे हार्ट को जो सिग्नल पहुंचते हैं ना, पेस मेकर करके अब आगे एक वर्ड बताऊंगा मैं आपको, वो इसी मेडुला ऑब्लंगेटा से सिग्नल पहुंचता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क पहुंचते हैं, जिससे
ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण हार्ट बीट बनती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे बाबू कि भाई ये बताइए कि जो इसको हार्मोन कौन सा कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग हार्मोन, कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, इसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, के द्वारा सिक्रीट होता है या स्रावित होता है। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये छोटे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। वापस आओ, अब देखिए मैंने पूरा आपको बताया है ना, हार्ट बीट के बारे में पूरा मैंने आपको बताया। अब हार्ट रेट क्या होता है, उसी को कहा जाता है जो 72 मिनट पर साइकिल आप दिखते हो, 72 टाइम पर मिनट, उसी को हार्ट रेट कहा जाता है, हृदय गति से कहा जाता है ना, हृदय गति। और हृदय गति के बारे में अभी पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी इन 1 मिनट इज कॉल्ड हार्ट बीट। और नॉर्मली ह्यूमन के अंदर कितना हार्ट बीट होता है, 72 कार्डियक पर साइकिल होता है। या हम इसको, मैंने आपको बताया 70 to 75, आजकल रेंज भी पूछ सकता है, 70 to 75 इसकी रेंज होती है। चलिए भैया, इसके बाद ट्रैकीकार्डिया की बात करें, देखिए 2 वर्ड आएंगे, ट्रैकीकार्डिया और दूसरा आएगा ब्रेडीकार्डिया। तो जो ट्रैकीकार्डिया होता है, कई बार इसको मैं आपकी पल्स रेट के साथ भी जोड़ता हूं, पल्स रेट भी बताऊंगा आगे। कई बार देखा होगा ना, डॉक्टर ऐसे चेक करता है तो पल्स रेट से बता देता कि इस इंसान को ट्रैकीकार्डिया की प्रॉब्लम है, मतलब बुखार हो गया इसको। कई बार अगर नॉर्मल जीवन की बात करें तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो तेज को कहा जाता है ट्रैकी, और कार्डिया हार्ट है ही हमारा, तो इसको नाम दिया जाता है बच्चा ट्रैकीकार्डिया। क्या नाम दिया जाता है इसको, ट्रैकीकार्डिया नाम दिया जाता है। होप सो ये बात आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ आई होगी। ट्रैकीकार्डिया का मतलब ये है हृदय स्पंदन, मतलब गति का तेज हो जाना। ठीक है बच्चा, तेज हो जाना, तेज 75 से ज्यादा हो जाए, 75 से ज्यादा हो जाए, 80 तक पहुंच जाए, तो उसे ट्रैकीकार्डिया बोल दिया जाता है। When the human heart rate increases in the human body, that condition is called trachycardia. That is, when the heart rate of human goes more than 80 cardiac cycle per minute, इतना 80 या 80 से ज्यादा हो जाए, तो इस बीमारी को क्या कह दिया जाता है, ट्रैकीकार्डिया। और अगर बाबू मान लीजिए कम हो जाए, तो मैं अगर ये कहूं कि कम हो जाए तो क्या कहेंगे, अगर मान के चलिए क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कम हो जाए तो क्या कहेंगे, ब्रेडीकार्डिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रेडीकार्डिया कहेंगे। कितना कम हो जाए, 60 से कम हो जाए। ठीक है बच्चा, यानी हृदय गति कम हो जाए। जब हृदय गति कम हो जाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा, ब्रेडीकार्डिया कहा जाएगा। व्हेन द हार्ट रेट डिक्रीजेस इन द ह्यूमन बॉडी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडीकार्डिया। That is when the heart rate of human being becomes less than 60 cardiac per cycle या per minute. That is called bradycardia. सही है जी, तो ट्रैकी समझ आया होगा, ब्रेडी समझ आया होगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब द सीक्वेंस ऑफ ब्लड मूवमेंट इन द हार्ट, द ऑर्डर ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट एज फ्लो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किस प्रकार से ब्लड जाता है, तो लंग्स से हार्ट तक और हार्ट से सेल तक
सेल से वापस हार्ट तक और हार्ट से वापस लंग्स तक। ये पूरा प्रोसेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पूरा प्रोसेस बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। ठीक है जी, होप सो ये पॉइंट तो क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ हार्ट की बात करते हैं बच्चा। देखिए हार्ट तो हार्ट होता है, लेकिन टाइप ऑफ हार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ चैम्बर। आपके और हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है। ठीक है बच्चा। जब बात आई मछली की, तो मछली में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा? ऊपर ऑट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है, यही 2 चैम्बर बस। एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया में कितने होते हैं भाई? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों के अंदर 3 चैम्बर होते हैं। एम्फीबिया समझते हो? जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर, उभयचर कहा जाता है। उभयचर, इसको मछली वर्ग कहा जाता है। और इसको कहा जाता है सरीसर्प, जो रेंग के चलने वाले हैं। इसको कहा जाता है पक्षी वर्ग, एव्स। इसको कहा जाता है स्तनधारी, मैमल। ठीक है बच्चा। तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं रेप्टाइल और एम्फीबिया में। ऊपर होते हैं 2 ऑरिकल या ऑट्रियम, नीचे होता है 1 वेंट्रिकल। इस तरीके से होते हैं। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन, अपवाद कौन सा है? मगरमच्छ। कौन है? मगरमच्छ। यह अपवाद है बच्चा, एक्सेप्शन है। इसमें रेप्टाइल्स के अंदर। और ये जो मगरमच्छ है इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा, है रेप्टाइल्स, लेकिन रेप्टाइल्स होते हुए ये एक्सेप्शन है। सिर्फ इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं सबके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। फिर अगर पक्षी वर्ग की और इसकी बात की जाए तो बच्चा इसके अंदर दोनों में 4 चैम्बर होंगे। चैम्बर मतलब कोष्ठक बच्चा। ऊपर 2 ऑरिकल, नीचे 2 वेंट्रिकल। ये रहा आंसर, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल नीचे। ये आपको बड़ा सिंपल समझाने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों को एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ होगा। ये इस तरह के अलग अलग हार्ट के प्रकार होते हैं, चैम्बर वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चैम्बर। कोष्ठक के आधार पर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। किसके आधार पर? कोष्ठक के आधार पर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। चलिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक पेस मेकर नाम का वर्ड यूज किया था। पेस मेकर, इसको आर्टिफिशियल भी कहा जाता है और ये नेचुरल भी होता है, प्राकृतिक होता है बच्चा, और इसको आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है। कृत्रिम भी बनाया जा सकता है। ठीक है। देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब इंसान में बुढ़ापा आता है तब धीरे धीरे उसका हार्ट बीट स्लो होता चला जाता है। हार्ट बीट को कंट्रोल कौन सा ऑर्गन कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे हार्ट तक एक एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देता है, न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचाता है। और जब वो इलेक्ट्रिक स्पार्क हमें मिलता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने का काम होता है। कि मान लीजिए जब इंसान की उम्र बड़ी होती है तब धीरे धीरे, या किसी इंसान में वैसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए तो क्या होता है? हार्ट बीट कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चा? डॉक्टर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर बना देते हैं। इसी पेसमेकर को जब ये, इसको एसए नोड भी कहा जाता है, साइनो
ऑट्रियम नोड इसे कहा जाता है, साइनो ऑट्रियम नोड इसे कहा जाता है बच्चा, इस पॉइंट को। तो देखिए अगर आर्टिफिशियल हो तो आर्टिफिशियल किस कंडीशन में लगेगा, जब ह्यूमन ब्रेन से यानी मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारे हार्ट तक सिग्नल नहीं पहुंच पाए, और जब सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या इशू आएगा, प्रॉब्लम ये आएगी कि वो हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, और जब हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो जाएगी तो बच्चा क्या होगा, फिर इंसान को आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। भारत में यही अगर आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात की जाए, इसकी बात की जाए, आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात अगर बाबू की जाए, तो हम लोगों ने 2017 में इसको डिजाइन किया, एम्स दिल्ली के अंदर इसको बनाया गया, और इसका नाम रखा गया ले नाम इसका रखा गया। वहीं अगर भाई आर्टिफिशियल तो यही है, चाइना, ये इसकी कीमत लगभग 70,000 है, चाइना का भी आता है, उसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए है। लेकिन बाबू एक और बताता हूं, पेसमेकर एक बैटरी की तरह ही तो काम करता है। ये देखो बॉडी में कहीं भी लगा दिया गया, क्योंकि सिग्नल देगा, इसका काम और कुछ नहीं है, इसका काम सिर्फ सिग्नल देना है, और सिग्नल में इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में दिए जाते हैं, जिसके कारण हमारा हार्ट बीट करता है। और अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में ना दिए जाए तो हमारा हार्ट बीट करेगा ही नहीं, और अगर हार्ट बीट नहीं करेगा तो पंप कैसे कर पाएगा हमारा हार्ट, यही तो कारण है ना। तो क्या होता है बच्चा, पेस मेकर एक छोटा सा डिवाइस होता है, इस डिवाइस को फिट कर दिया जाता है इनटू हार्ट पेशेंट हु हैव लो हार्ट बीट रेट्स। मैंने बताया था इसी के आसपास यानी बॉडी में, जब ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो बॉडी में यही आसपास में एक चिप लगा दी जाती है, एक बैटरी लगा दी जाती है, एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया जाता है। दिस डिवाइस सेंड इलेक्ट्रिक इंपल्स टू द हार्ट मसल्स क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल हार्ट बीट एंड रिटर्निंग हार्ट रेट टू नॉर्मल। मैंने आपको बताया पूरी कहानी, पूरी बातें मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से ये काम करता है, कैसे ये काम करता है, क्या ये काम करता है, वो तमाम बातें मैंने आपको बताई है। ठीक है बच्चा, ये पेसमेकर का नाम भी मैंने आपको बताया, नेचुरल है जो हमारी बॉडी में है, जिसको ऐसे नोड कहा जाता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल भी बनता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में यहां पर बताया गया है, एक फिगर के थ्रू आप लोगों को समझाया गया कि किस प्रकार से बॉडी में ये लग जाता है। हार्ट बीट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हार्ट बीट क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक है बच्चा, पूरा हृदय गति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जान चुके हैं। ठीक है जी, वापस आते हैं, अब बात करते हैं हार्ट के साउंड की। देखिए हमारे हार्ट के जो साउंड को, पहली बात तो जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो हार्ट साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हृदय ध्वनि को मापने वाला जो यंत्र है बाबू, वो कौन सा है? देखा होगा ना, डॉक्टर के अपने स्टेथोस्कोप होते हैं, स्टेथोस्कोप। कौन सा है? स्टेथोस्कोप। ठीक है बच्चा, अब जो हार्ट साउंड होती है, मैं अगर बात करूं बच्चा हार्ट के साउंड की बात करूं, तो देखिए ध्यान से, हमारे हार्ट के अंदर जो हृदय ध्वनि होती है, इसको नाम दिया जाता है S4, S2, S3, S4। ये S4 होती हैं, टोटल 4 धमनियां होती हैं, टोटल 4 होती हैं चार। इनमें से जो S4 होती है ये कब आती हैं? मैंने कहा था वाल के ओपन होने से और वाल के बंद होने से, खुलने बंद होने, खुलने बंद होने, खुलने बंद होने, ऐसे आती है बच्चा। ठीक है, जो S1 साउंड है इसको कहा जाता है लब, और S2 साउंड है इसको कहा जाता है डब। लब डब, लब डब। ये जो लब साउंड होती है
जो लब साउंड होती है बच्चा, ये ज्यादा होती है, हाई होती है। और एक तो हाई होती है मतलब ज्यादा साउंड होती है लब की, और साथ ही साथ एक बात इसमें और लिख सकते हैं हम कि इसका जो साउंड है वो तेज है और लंबी साउंड है, लॉन्ग है। वहीं अगर डब की बात की जाए तो डब के अंदर जो साउंड होती है वो लो होती है और छोटी होती है, स्मॉल होती है। लो होती है और छोटी होती है, जिसे स्मॉल कहा जाता है। इसके बाद अगर S3 और S4 की बात की जाए, इसकी बात S3 और S4 की बात की जाए तो ये बाबू स्लोवेस्ट साउंड होती हैं, मतलब बहुत धीमी आवाज होती है। लब आवाज कब आती है? अब अगला क्वेश्चन ये आ गया, जो बाइकस्पिड वाल्व पढ़ाया था मैंने और जो ट्राइकस्पिड वाल्व पढ़ाया था के खुलने पर, इसलिए देखिए आवाज लाप डब लाप डब लाप डब ऐसे ऐसे आती है। और ये जो डब साउंड होती है ये वाल्व के बंद होने से आती है। एक एक बात को समझो आराम से। इंस्ट्रूमेंट बताया, स्टेथोस्कोप होता है, 4 प्रकार की ध्वनियां होती हैं, S1 S2 S3 S4। S3 और S4 एक स्लोवेस्ट साउंड होती है। S2 कैसी होती है? डब होती है, जो वाल्व के बंद होने से आती है, बहुत लो होती है, स्मॉल छोटी होती है, ठीक है जी। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब खुलती हैं, ओपन होती हैं, तो एक डब करके आवाज आती है जो कि हाई और लंबी ध्वनि होती है। यह चलिए, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा करके। ये सारी बातें लिखी हुई हैं बच्चा, आप इसको आराम से देखिए। अब देखिए ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। पहली बात तो ब्लड प्रेशर को, चलिए वही बात करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है, इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं बच्चा। इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, मापक यंत्र की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े अच्छे से नाम भी जानते होंगे, है ना, स्फिग्मोमेनोग्राफी, SPHYGMOMENOMETER, स्फिग्मोमेनोमीटर इसको कहा जाता है, या स्फाइग्मोमेनोमीटर इसको कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंशिएट आप लोग कर सकते हो। इसके बाद अगर बात की जाए बच्चा, अगला क्वेश्चन, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो राइट हैंड से मेजर होता है या लेफ्ट हैंड से मेजर होता है? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड से मेजर होता है। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड से मेजर होता है, लेफ्ट हैंड से मेजर होता है बच्चा। और लेफ्ट हैंड के अंदर कौन सी आर्टरी से होता है? इस आर्टरी का नाम है बच्चा ब्राकियल आर्टरी। ब्राकियल आर्टरी से इसको मेजर किया जाता है, लेफ्ट हैंड से होता है। और लेफ्ट हैंड में किसके द्वारा? ब्राकियल आर्टरी के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चा, लिखा हुआ है द हार्ट बीट थ्रोज ब्लड इनटू आर्टरीज विद अ जर्क, मतलब आर्टरी के अंदर फेंक देना। अभी तो क्योंकि आप समझिए ना, ब्लड प्रेशर को चलिए और सिंपल शब्दों में लिखवा देता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था कि कॉन्ट्रैक्शन होता है बाबू, कॉन्ट्रैक्शन को संकुचन, ब्लड खींचा जाता है, खींचा जाएगा तो जो हार्ट की जो वाल हैं, जैसे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोका, उन पर इफेक्ट तो आएगा ना, प्रेशर तो लगेगा उन पर। तो कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल भी कहा जाता है, सिस्टोल भी कहा जाता है। और एक वर्ड था रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को
डायस्टोल कहा जाता है। डायस्टोल कहा जाता है, ठीक है बच्चा, डायस्टोल। जो सिस्टोल है, डायस्टोल है, इनके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए इसी बात को घुमा दिया हमने, कुछ ज्यादा नहीं सोचा, इसी बात को सिस्टोल से यानी कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेशर लगा उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोल दिया गया, और जो प्रेशर छोड़ने पर लगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोल दिया गया, और इन दोनों को मिला दिया तो बीपी बोल दिया गया। बस यानी ये जो बीपी है ये दो मिलाकर के बनना, सिस्टोलिक प्रेशर को मिलाकर के बनना प्लस डायस्टोलिक प्रेशर को मिलाकर के बनना। सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर को मिलाकर के क्या बन गया, हार्ट बीट बन गया। आपको मैंने बता दिया कि सिस्टोल किसको कहा, डायस्टोल किसको कहा। ब्लड के खींचने को सिस्टोल बोल दिया और ब्लड के छोड़ने को क्या बोल दिया, डायस्टोल बोल दिया। ठीक है बच्चा, तो ब्लड के खींचने और छोड़ने को क्या कह दिया जाता है, जब प्रेशर लगता है दीवारों पर, हृदय की दीवारों पर, तो उसे ब्लड प्रेशर बोल दिया जाता है। और ब्लड प्रेशर को स्फैग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है, और लेफ्ट हैंड के अंदर ब्राकियल आर्टरी इसको मेजर करती है। कौन मेजर करता है, ब्राकियल आर्टरी इसको मेजर करने का काम करती है। ठीक है बच्चा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ गया ना, कितना होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी इसको बोल दिया जाता है, सिस्टोलिक होता है बच्चा ज्यादा वाला, यानी छोड़ने में 120 mmHg, क्योंकि कहा जाता है ना एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंसान का कितना होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है उसको क्या कहते हैं, 120 से 80 mmHg, इसी में मेजर करते हैं ना। ये जो ये है बच्चा, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और ये होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, कोई महाभारत नहीं, कोई रामायण नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल सिंपल शब्दों में बच्चा। 120 ज्यादा वाला होता है सिस्टोलिक, कम वाला होता है डायस्टोलिक। ठीक है जी, डायस्टोलिक प्रेशर है कितना, 80। अब फिर बात आती है, इसको सर मर्क्यूरी के साथ मेजर क्यों करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी बच्चा एक लिक्विड मेटल होती है। ठीक है, और वो उसके सापेक्ष में इसको मापा जाता है। अब स्फैग्मोमैनोमीटर यूज किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया बच्चा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने के कुछ कारण होते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर के होने के कुछ कारण होते हैं, जब हमारी आर्टरी पतली होने लग जाए, नैरो होने लग जाए, तो या ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाए कोई, तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है बच्चा। ठीक है, अब यहां पर पल्स रेट की मैं बात करता हूं। कुछ बच्चों को यह लगता है कि सर पल्स रेट और हार्ट बीट में क्या संबंध है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है बच्चा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसको यह बोल दिया जाता है कि पल्स रेट को हार्ट बीट के द्वारा आप मेजर कर सकते हो। इसका एक रेंज होता है 70 से 90 तक होता है पर मिनट, प्रति मिनट। और 70 से कम हो जाए, अगर 70 से कम हो जाए तो इसे बोल दिया जाता है ब्रैडीकार्डिया। याद करो, अभी बताया था। आप कहें सर ये तो आपने वहां बताया था हार्ट बीट के अंदर, तो भैया इसके अंदर भी तो यही होता है, ज्यादा हो जाए तो ट्रैकीकार्डिया, ज्यादा हो जाए तो क्या, ट्रैकीकार्डिया। इसको इंडिकेट कर रही है पल्स रेट। चलो अब एक काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी जान लेते हैं, लोकेशन से लेकर तमाम बातें हैं उनका डिफरेंस भी जान लेते हैं। आइए आइए एक एक करके डिफरेंस को समझते हैं बच्चा, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, कैसे, सबसे पहले बात करते हैं हार्ट बीट। इधर मैंने हार्ट बीट लिखा है, इधर मैंने पल्स रेट लिखा है। हार्ट बीट की डेफिनेशन क्या है, हार्ट बीट की डेफिनेशन है कि जो नंबर ऑफ हार्ट बीट है पर मिनट, उसको क्या कहा है हम लोगों ने, हार्ट बीट कहा है।
और जो आर्टरी एक्सपेंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि आर्टरी के अंदर ही तो जाती पल्स रेट। पल्स रेट कब से हम लोग हार्ट में मेजर करने लगे? पल्स रेट तो इन्हीं पल्सेस में ही तो मेजर करेंगे, जो हमारी आर्टरी है वेन से इन्हीं में मेजर करेंगे। तो आर्टरी के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने में, यानी फैलने में और संकुचन होने में, फैलने में संकुचन होने में, इसी को क्या कहा जाता है? पल्स रेट कहा जाता है। फिर वहीं अगर बात करें मेजरमेंट की, तो डायरेक्टली मेजर किया जाता है फ्रॉम हार्ट यूजिंग ईसीजी के द्वारा। और इसको मेजर कैसे किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है पल्स किसी आर्टरी से, किसी रिस्ट से, रिस्ट में भी देखते हैं, कई बार नेक में देखते हैं, है ना, ये टेम्पल, ये ऊपर वाला पार्ट कई बार यहां भी देखते हो, यहां भी इस तरह से धड़कने लग जाता है। इसके बाद लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन रहेगी सिर्फ हार्ट के अंदर, हार्ट बीट की। लेकिन वहीं पल्स रेट की होगी, पल्स रेट में क्या, कहीं भी आर्टरी हो। कई बार देखा होगा आपका पैर रखा रखा धड़कने लग जाता है, हाथ रखा हुआ है हाथ धड़कने लग जाता है, यहां से डॉक्टर मेजर करता है, यहां से धड़कन नहीं होती, वो पल्स रेट होती है। ठीक है जी। एक्यूरेसी क्या है बच्चा? इट इज मोर एक्यूरेट मेजर टू हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डायरेक्ट, इसको मेजर किया जा सकता है। लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसकी हमारी बॉडी में क्या होता है, आर्टरी जो होती है बच्चा, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अलग अलग जगह पर कर सकती हैं। तो इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको एग्जैक्ट मेजर किया जा सकता है, इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद रिलेशनशिप क्या है बच्चा? यूजुअली सेम एज द हार्ट रेट बट कैन डिफर सर्टेन कंडीशन सच एज पंपिंग इलेक्टिवली। भाई इस हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? पंप करना। और इसका मतलब क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट करता है किसको? हार्ट रेट को। जैसे जैसे हार्ट रेट कम और ज्यादा होगी, पल्स रेट का एग्जांपल उससे आता चला जाएगा। और हार्ट बीट कब ज्यादा कम होती है? जब पंपिंग ऊपर नीचे होने लग जाए। तो इसकी नॉर्मल रेट है बच्चा अडल्ट के अंदर 60 से 100, इसका भी कितना है? 60 से 100 के बीच है बच्चा। ठीक है। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। आप लोगों ने 2-3 डिजीज और हैं हमारे पास, जैसे हार्ट होल के बारे में सुना होगा, आगे चल के उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोल दिया जाता है। एक आप लोगों ने हार्ट अटैक सुना होगा, हार्ट फेलियर सुना होगा, इस तरह की कुछ छोटी छोटी बीमारियां और आती हैं। जो हार्ट होल होता है एक कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज है बच्चा। दिस हैपन व्हेन देयर इज प्रॉब्लम द बेबी हार्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कब होता है? जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर बच्चा हमारे 4 चैम्बर हैं। ये जो ऊपर वाला चैम्बर होता है ना, इस चैम्बर के अंदर एक टिश्यू बनता है, जन्म या जब हम मां के एम्ब्रियो गर्भ में होते हैं तब बनता है, या जन्म के कुछ दिन बाद बनता है। इससे पहले ये सब में ओपन होता है। अब कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये बन नहीं पाता, ये टिश्यू, इस टिश्यू को, इस होल को, यानी एम्ब्रियोनिक होल, घूर्णीय छेद जो है बच्चा, एम्ब्रियोनिक होल, इसे कहा जाता है फोरामेन ओव्यूल। क्या कहा जाता है? फोरामेन ओव्यूल कहा जाता है इस छेद को। लेकिन कुछ लोगों में, जैसे मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, हेल्दी पर्सन हैं, तो कुछ लोगों में ये छेद जो है वो बंद हो गया ये। तो जो ये बंद करने वाला टिश्यू है, हृदय छेद को, क्या लिख रहा हूं, हृदय छेद को बंद करने वाला उतक, उतक मतलब टिश्यू, ये होता है बच्चा फोसा। इसको फोसा ओव्यूल कहते हैं। और जो एम्ब्रियोनिक यानी गर्भावस्था में जो छेद होता है, सबकी बॉडी में होता है, वो फोरामेन ओव्यूल होता है। कुछ लोगों में क्या होता है, ये बंद हो जाता है, कुछ लोगों में क्या होता है, ये बंद नहीं हो पाता। जिसमें बंद नहीं हो पाता उसको क्या कह दिया जाता है? कंजेंटियल हार्ट डिफेक्ट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कंटेंजेंटियल हार्ट डिफेक्ट उसे बोल दिया जाता है। होप सो ये बात आप लोग को समझ आई होगी। अब जैसे एक बात, जिसमें बंद नहीं हुआ, या तो वो किसी खाने पीने की वजह से नहीं हुआ,
तो ऐसे बच्चे में आगे चल के क्या होता है, ऐसे बच्चे में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में क्या हो जाते हैं बाबू, मिलने लग जाते हैं। और जब मिलने लग जाते हैं तो ऐसे बच्चे की बॉडी कैसी हो जाती है, ब्लू हो जाती है ना। जब कभी देखा होगा ना कहीं चोट लग जाए तो गंदा खून इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी बॉडी का कलर होने लग जाता है। ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन रिफर कंडीशन कॉज साइनोसिस या ब्लूनेस ऑफ स्किन। पता चला ना ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होता है, जब किसी बच्चे में ये टिश्यू, जो बंद करने वाला टिश्यू है, ये ना बन पाए तो उसको हार्ट होल भी बोल देते हैं। लेकिन जब 6 साल का बच्चा होता है तो धीरे धीरे उसका जब बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चा, जो उसकी बॉडी का प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स होता रहता है। और जब उसमें प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स होता रहेगा तो उसकी बॉडी कैसी होती चली जाएगी, ब्लू होती चली जाएगी। और ऐसे बच्चे को ही क्या कह दिया जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कह दिया जाता है। इसका एक मुख्य कारण मैं लिख देता हूं, इसका जो मेन रीजन है वो पोल्यूटेड वाटर है बच्चा, प्रदूषित जल है। जब जल के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए तब यह बीमारी देखने को मिलती है। और एक कमेटी आई थी, मिहिर शाह कमेटी, उस कमेटी ने भारत को आगाह भी किया था। टोटल 3 स्टेट, पंजाब, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इनके अंदर जो 28,000 गांव, वेस्ट बंगाल में तो कलकत्ता में तो अभी हुआ है फरवरी 2024 के अंदर, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चे का, जो ये ओव्यूल है, फोसा ओव्यूल है, यानी एक ऐसा जो टिश्यू है ये बनाया गया आर्टिफिशियल, उसके हार्ट का होल बंद किया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। ठीक है बच्चा, तो हमारे यहां पर जो ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट के बढ़ने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी होती है। किसके बढ़ने के कारण, नाइट्रेट के बढ़ने के कारण होती है बाबू। ठीक है, एक वेरिकोज वेन सुनना होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आप लोगों को कि आर्टरी और वेन्स खुलती हैं, बंद होती हैं। जब आर्टरी और वेन्स खुलनी और बंद होनी कम हो जाए, स्लो हो जाए, तो क्या होता है बच्चा, ग्रिप बनने लग जाती है पैरों के अंदर, जो पिंडली होती है वहां पर ग्रिप बनने लग जाती है, नसों की आपस में इकट्ठी हो जाती है, तो इसे क्या कह दिया जाता है, वेरिकोज वेन कह दिया जाता है। ये अक्सर फीमेल्स में के अंदर देखने को मिलता है बच्चा। ठीक है, तो इसका मतलब ही ये है कि यहां पर बच्चा क्या, किसके कारण होता है ये होता है जो हार्ट, जो वाल होती हैं, वाल के खुलने और बंद, यानी खुलना और बंद होना कम हो जाए, तब ये बीमारी देखने को मिलती है, खुलना और बंद होना कम हो जाए। ठीक है बच्चा, वाल्स बिकम वीक और द एब्सेंस इन सम प्लेस, तो इसके कारण ये बीमारी होती है, ये मैंने आपको बताया। फिर एक आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लड फ्लो होने लग रहा है, वो फ्लो होते होते वो कभी हार्ट की मसल्स को डैमेज कर दे, ठीक है, या ना हो तो हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाए, तो आप बड़े सिंपल शब्दों में इसको समझ सकते हो, जो हार्ट अटैक है वो उसे मायोकार्डियल इंफेक्शन कहा जाता है। अक्कर होता है व्हेन अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स डज नॉट गेट इनफ ब्लड। जब आपको मैंने अभी बताया था ना कि जो मसल्स को ब्लड कौन देता है, अभी बताइए कौन देता है, कोरोनरी आर्टरी। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया कोरोनरी आर्टरी देती है। अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इंसान को हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब बॉडी में, सॉरी हमारे हार्ट में कुछ मसल्स में प्रॉब्लम आने लग जाए, हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें ब्लड अच्छे से नहीं जा पाए, तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है जी, और कौन सी मसल्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। इसके बाद ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसलिए कहा गया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसे इसलिए कहा गया है, मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। A less common cause is severe spasms और sudden narrowing coronary artery, मतलब एकदम से पिचक जाना, मतलब कम हो जाना, इसके कारण इंसान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। अब होता है बच्चा एक हार्ट फेलियर होता है।
जैसे देखिए कोरोनरी आर्टरी में आ जाए प्रॉब्लम तो उसे हार्ट अटैक बोल दिया, लेकिन अगर हार्ट फेलियर की बात करूं तो हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट फेलियर में होता है बच्चा ब्लड पंप, जो हार्ट पंप कर रहा था सडन पंप करना बंद कर जाए, कि एकदम से पंप करना बंद कर गया। और जब एकदम से पंप करना बंद करता है तो उसे क्या कह दिया जाता है? उसे हार्ट फेल कह दिया जाता है। ठीक है बच्चा, हार्ट फेल कह दिया जाता है। जो एकदम से काम करना बंद कर जाए उसे हार्ट फेलियर कह दिया जाता है। होप सो ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। तो अगर मैं बात करूं बच्चा, तो मैंने आपको पूरा हार्ट समझा दिया और इस दावे के साथ समझाया कि एग्जामिनर के साथ हम चैलेंज कर सकते हैं कि पूछे एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है। हम लोगों ने हार्ट को पढ़ा, पूरे सर्कुलेशन को पढ़ा, एक एक आर्टरी वेन्स को पढ़ा, हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है, कहां कहां कैसे कैसे ब्लड जाता है उसको पढ़ा, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट साउंड क्या होता है, मेजर कैसे करते हैं, बीपी क्या होता है, एक एक वेरिकोज वेन, और साथ साथ एंजीना, हार्ट फेलियर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, हार्ट होल, हार्ट अटैक, तमाम बीमारियों के बारे में। ठीक है, होप सो आप लोग को पूरा मजा आया होगा इस पूरे सेशन में। अब बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।